वेलकम मेरे बच्चों। आप लोगों के आग्रह पर ये वीडियो फिर से बनाना शुरू कर दिया हूँ और पूरी कोशिश रहेगी कि अब कोई गैप ना पड़े और कंटिन्यू आप लोगों के सुविधा हेतु हम हिंदी के सिलेबस से संबंधित चीज़ों को आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। कोशिश हमारी हमेशा रहेगी कि हफ्ते में कम से कम 3 से 4 वीडियोस हम हर हफ्ते आप लोगों की परीक्षा को देखते हुए डालूं। आज आप लोगों के आग्रह से सबसे पहले प्रारंभ करने चल रहा हूं कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो सामान्य हिंदी के विषय हैं, लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उनको टारगेट करते हुए आज हम अपने छात्रों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि हिंदी के सिलेबस को कहाँ से स्टार्ट करें और किस वे में लेके चलें, अध्ययन श्रृंखला कैसे बनाएं ताकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कोरिलेटेड होते हुए हमारे अध्ययन में सहूलियत प्रदान करें। इसी दृष्टि को देखते हुए आज बच्चों सिर्फ हिंदी की सिलेबस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे कैसे उनको पढ़ना है इस पर हम सेकंड वीडियो में डालेंगे। आज हम केवल आपके सामने अपने परीक्षा को देखते हुए सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेरे मित्रों, हिंदी में सबसे पहला काम हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे पहला हमारा है व्याकरण। इस सामान्य व्याकरण हमको पढ़ना है हिंदी में। तदुपरांत रचना व रचनाकार। मेरे बच्चों, रचना व रचनाकार जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो इसी में साहित्य का इतिहास आ जाता है। साहित्य का इतिहास ये इसी का एक चैप्टर बनता है। सामान्य रूप से ये हमारी स्थितियां बना देता है। अब इसके बाद हमको आगे पढ़ना पड़ता है भाषा, बोली व बोली क्षेत्र। बोली क्षेत्र तीसरे चौथे सोपान पर आते हैं तो हमको लिपि व विशेषता, लिपि की विशेषता तथा इतिहास, इस पर चर्चा करनी होती है। तो मुख्य रूप से ये हमारे सिलेबस बनते हैं। व्याकरण होता है। अब व्याकरण में चलते हैं तो यहीं पर एक पार्ट और हमारे सामने आता है जिसको हम काव्य शास्त्र कहते हैं बच्चों। काव्य शास्त्र, इस काव्य शास्त्र में हमें 3 चीजें पढ़ना पड़ता है, जिसमें आता है हमारा रस, छंद और अलंकार। तो व्याकरण हो गया। व्याकरण के बाद रचना, रचनाकार यानी साहित्य का इतिहास हो गया। भाषा हो गई, बोली व बोली क्षेत्र, लिपि व लिपि की विशेषता तथा लिपि का इतिहास। यहां से हमें क्वेश्चंस आते हैं
जो परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। और भी इनके टॉपिक्स हैं, लेकिन वो टॉपिक्स हमारे परीक्षा उपयोगी नहीं है। हम परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस आ रहा है व्याकरण का। तो हम व्याकरण पर चर्चा शुरू करेंगे। जिनको उतारना हो वो बच्चा उतार सकता है इसको, ठीक है ना। अब हम चर्चा करेंगे पहला जो हमारा टॉपिक बन रहा है व्याकरण। व्याकरण को कैसे पढ़ें, फिर रचनाकार को कैसे याद करें, कैसे उनको अपने मस्तिष्क में रखें, साहित्य के इतिहास पर किस तरह से हम अपने अध्ययन का वे बनाएं, रास्ता बनाएं कि वो हमको एक बार पढ़ने में ही याद हो जाए, दोबारा फिर पढ़ने की आवश्यकता न रहे। भाषा क्या है, इनका परिचय क्या होगा, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। और भाषा के जो रूप है, प्रांजल भाषा क्या है, विशुद्ध भाषा क्या है, ठीक, सारी चीज़ों का विवरण करते हुए फिर बोली पर आएंगे। बोली की परिभाषा देंगे, बोली क्या होती है, बोली और भाषा में अंतर क्या होता है, इस पर चर्चा करते हुए अपने बोली का जो क्षेत्र है, कौन सी बोली किस किस जिला में किस किस क्षेत्र में बोली जाती है, इस यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर आ जाएगी यूपी की बोलियां, यानी उत्तर प्रदेश की बोलियां। जो बोली क्षेत्र हम पढ़ेंगे तो इसी में आ जाएगा उत्तर प्रदेश की बोलियां, ठीक है ना। इसके बाद लिपि के बारे में जानेंगे, इनका इतिहास क्या है, ठीक। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसमें अपवाद क्या क्या है, कमियां क्या क्या हैं। हालांकि ये टॉपिक सामान्य वनडे एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं। केवल लिपि पूछेगा, लिपि का इतिहास पूछेगा, उसकी विशेषता बहुत रेयर कभी काल को पूछा नहीं तो नहीं पूछता है। इतिहास से तो कोई संबंध नहीं। हाँ, इतना अवश्य आता है कि जो देवनागरी है किस लिपि से पैदा हुई, कैसे कैसे लिपियां आई, उनका काल क्या क्या रहा, इन विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले अब हम चल रहे हैं व्याकरण पर चर्चा करने कि व्याकरण का अध्ययन हम लोग कैसे प्रारंभ करें। तो मेरे बच्चों, व्याकरण के लिए सबसे पहला चीज कि ये जानना आवश्यक है कि व्याकरण क्या है। सबसे पहला तो प्रश्न यही आएगा कि व्याकरण क्या है। तो किसी भी भाषाई व्यापार का विशुद्ध ज्ञान व्याकरण है। हम किसी भी भाषा को उसके व्याकरण के आधार पे ही जानते, सीखते हैं, लिखते और बोलते तथा समझते हैं। और भाषा क्या है, तो अब देखिए व्याकरण किसका होता है, भाषा का होता है। व्याकरण भाषा का होता है। अब यहां सवाल आता है कि भाषा के क्या संस्कार हैं, तो भाषा का संस्कार व्याकरण है, ठीक है ना। अब यहां पर सवाल आएगा कि व्याकरण भाषा के रूप में, अरे भाषा का किस प्रकार से संस्कार करता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो हमारी जो भाषा होती है बच्चों, भाषा, ये भाषा के 4 चरण होते हैं। पहला होता है वर्ण, तदुपरांत शब्द, तदुपरांत पद, यहां पर पदबंध भी आते हैं, और वाक्य। भाषा चतुष्पदिका होती है, इसके 4 चरण होते हैं। भाषा के 4 चरण होते हैं। नंबर 1 वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब इन्हीं का विवरण संपूर्ण व्याकरण है। वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में, पद के बारे में, वाक्य के बारे में जानना ही संपूर्ण व्याकरण है। अब जब हम वर्ण के चैप्टर में आते हैं तो वर्ण के चैप्टर में आएंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण भेद। तो जब हम वर्ण भेद पढ़ते हैं तो वर्ण 2 रूपों में हो जाते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के बारे में जानेंगे
तो इनके बारे में जानने का मतलब कि इनकी संपूर्ण विशेषता को जानना पड़ेगा। अब इनकी विशेषता के लिए सबसे पहले हम इनका भेद करेंगे। तो जब स्वर भेद करेंगे तो इनकी विशेषता अपने आप प्रकट हो जाएगी। व्यंजन का भेद करेंगे तो इनकी विशेषता अपने आप प्रकट हो जाएगी। स्वर भेद कुल 8 प्रकार के होते हैं और व्यंजन भेद सब 7 प्रकार के होते हैं। स्वर भेद में अगर चलेंगे तो सबसे पहला हमारा आएगा उत्पत्ति के आधार पर, तदुपरांत मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद, तदुपरांत उच्चारण स्थान के आधार पर, तदुपरांत चौथा आ जाएगा हमारा श्वास के आधार पर, पांचवा आ जाएगा जिह्वा के आधार पर, छठा होगा मुखाकृति के आधार पर, सातवां होगा चरण रेखा के आधार पर और आठवां होगा प्रयोजन के आधार पर। तो ये 8 भेद बन जाएंगे बच्चों। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का भेद, मात्रा के आधार पर स्वरों का भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर, श्वास के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, चरण रेखा के आधार पर और प्रयोजन के आधार पर। ये 8 भेद। ठीक इसी तरह से व्यंजन के भी ये 7 भेदों को हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले उत्पत्ति आती है। उत्पत्ति के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद, फिर उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद, फिर घोष के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद, प्राण के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद, शिरोरेखा, चरण रेखा नहीं, यहां तो शिरोरेखा आएगा बच्चों, ये शिरोरेखा, यहां आएगा चरण रेखा के आधार पर वर्णों का भेद, रचना के आधार पर व्यंजन वर्णों का भेद। इस प्रकार से सब इनके 7 भेद आएंगे। उत्पत्ति, उच्चारण, घोष, प्राण, चरण रेखा, रचना आदि। अब जब इनके बारे में, वर्ण के बारे में संपूर्ण जान लेंगे तो ये वर्ण का व्याकरण हमारा कंप्लीट होगा। आप लोगों को बता दूं कि जितना हिंदी में प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों में से कम 5 से 7 प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर से आते हैं। यदि हम इनके बारे में जान लेंगे तो 5 से 7 प्रश्न हमारे मुट्ठी में हो जाते हैं। अब आएंगे शब्द पर। तो शब्द के 2 विभाग बनेंगे बच्चों, एक शब्द भेद और एक शब्द रचना। तो मेरे बच्चों अगर रचना के आधार पर रचना देखा जाएगा, शब्द रचना, तो शब्द रचना में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय। ये शब्द रचना के विधान हैं, ये शब्द रचना की विधा है। शब्द रचना की कुल विधाएं कितनी होती हैं? तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय। लगभग यहां से कम 2 प्रश्न संधि से, वही 2 प्रश्न समास से,
एक एक उपसर्ग और प्रत्यय से हर हाल में यहां से 4 से 5 प्रश्न उठते ही उठते हैं। किसी भी हाल में आप इनसे पूछे गए प्रश्नों को रोक नहीं सकते। तो पांच सवाल तो कम से कम हमको रचना, शब्द रचना से आ जाते हैं। अगर इनके बारे में हम समुचित ढंग से जानकारी हासिल कर ले रहे हैं तो यहाँ के 5 नंबर हम बड़े आराम से हासिल कर लेंगे। मेरे बच्चों, अब आते हैं हम लोग शब्द भेद पर। तो जब हम शब्द भेद की बात करते हैं बच्चों, तो ये शब्द भेद 5 रूपों में बटेगा, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद। जब उत्पत्ति का आधार आता है तो मेरे बच्चों ये 4 हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो ये तत्सम, फिर तद्भव, फिर देशज और विदेशज। ये विदेशज में आएंगे तो एक पार्ट और बन जाएगा संकर। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम आएंगे तो उत्पत्ति के आधार पर हमें ये 4 भेद पढ़ना पड़ेगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, जिसमें तत्सम तद्भव सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। और मेरे बच्चों, जनरली हर परीक्षा में, विशेष करके आरओ में, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बच्चों का रिजल्ट इस पर मिलना और रुकना डिपेंड हो जाता है। ठीक है ना? तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर, ये शब्द भेद में उत्पत्ति का जब आधार बनेगा तब हमको पढ़ना पड़ेगा। तदुपरांत उत्पत्ति के बाद हम आएंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जब आएंगे बच्चों, तो ये अर्थ के आधार पर ये 3 हो जाएंगे। नंबर 1, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्याय। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्याय। मेरे बच्चों, जब इस पर हम चर्चा करेंगे तो आप बताएंगे आपको कि कुछ लोग पर्याय को समानार्थी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, समानार्थी तो एकार्थी अपने आप में है ही है। जो एकार्थी है वो अपने आप में ही समानार्थी है। तो अब पर्याय कभी समानार्थी नहीं होते, क्योंकि संज्ञा का समानार्थी संज्ञा होगा और संज्ञा कभी पर्यायवाची नहीं बन सकती जब तक कि वो संज्ञा का विशेषण न बने। संज्ञा का विशेषण ही संज्ञा का पर्यायवाची होता है, और हर विशेषण अपने दूसरे विशेषण से अर्थांतर रखता है, तो समानार्थी कहां से हुआ? खैर, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो अर्थ के आधार पर हमको ये 4 पढ़ने पड़ेंगे बाबू, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी और पर्याय। जब विलोम में आएंगे तो ये विलोम भी 2 हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये विलोम 2 हो जाएंगे। नंबर 1 मौलिक विलोम और नंबर 2 प्रायोजित विलोम। अब तीसरा हमारा भेद बनेगा रचना के आधार पर शब्दों का भेद। तो रचना के आधार पर आएंगे तो रचना के आधार पर शब्द जो हैं वो 3 हो जाएंगे। सबसे पहले रूढ़ शब्द, दूसरा
यौगिक शब्द, तीसरा रूढ़ योग या रूढ़ यौगिक शब्द। ये रचना के आधार पर 3 भेद यहां से पढ़ेंगे। अब इसके बाद आएगा विकार के आधार पर। तो विकार के आधार पर हमारे शब्द 2 हो जाएंगे बच्चों। एक हो जाएगा विकारी और एक हो जाएगा अविकारी। यहां ये भी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। 5वां इसका जो रूप आएगा वो रूप आएगा उत्पत्ति, अर्थ, रचना, विकार, प्रयोग। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 हो जाएंगे बच्चों। इनके भेद, एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक। निरर्थक में आएंगे तो निरर्थक भी 2 हो जाएंगे। एक व्याकरण मूलक, व्याकरण मूलक निरर्थकता और दूसरा हो जाएगा व्यवहार मूलक निरर्थकता। ठीक मेरे बच्चों, अब हमारा ये शब्द वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। शब्द के आधार पर हमको पढ़ना होगा शब्द की रचना, जिनके 5 भेद हैं। संधि है, समास है, उपसर्ग, प्रत्यय और अव्यय है। शब्द का भेद, इनके भी 5 आधार बनेंगे: उत्पत्ति, अर्थ, रचना, विकार और प्रयोग। अब चलते हैं आगे पद। जब पद में आएंगे तो पद में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लिंग, वचन, कारक, पदबंध, इनके बारे में जानेंगे। लिंग, वचन, कारक और पदबंध आदि ये क्या हैं, कैसे हैं, यहीं पर हमारा ये आ जाएगा पदरूप। ये पदरूप इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, ये हर हाल में पूछता है। यहां से कम 2 सवाल पदरूप से आते हैं, ठीक है ना। अब इन्हीं पदों में जब आएंगे तो एक और रूप बन जाएगा जिसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आपका संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है इत्यादि। ये यहाँ पर आपके बन जाएंगे, ठीक है। पदरूप के बाद हमें उनको पढ़ना होगा। तदुपरांत जब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ वाक्य में, तो वाक्य में भी यहाँ पर भी हो जाएगी रचना और भेद। भेद में आएंगे तो ये भेद हमारा मेरे बच्चों हो जाएगा 3। एक सामान्य या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। इनकी रचनाएं कैसे कैसे होती है, क्या क्या इनमें अंतर होता है, इन तीनों में क्या अंतर होता है, इन तीनों की रचना का विधान क्या है, हमें यहाँ पर ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम वाक्य भेद करेंगे, अब वाक्य की रचना में आएंगे, ठीक है। तो वाक्य की रचना कैसे कैसे होगी, किन किन रूपों में होगी, कितने प्रकार के हो जाएंगे, ये तो अभी यहाँ के वाक्य देख रहे हैं। फिर ये वाक्य आपके निषेधात्मक कैसे होंगे, आज्ञात्मक कैसे होंगे, नाना प्रकार के इनमें विधान बनेंगे। और इन विधानों से यहाँ ये जो गैप देख रहे हो, इस गैप में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, वाक्यांग।
ये वाक्यांग में विशेष करके क्या क्या आएगा, इसमें आएगा कर्ता, कर्म, क्रिया, और जब हम क्रिया में आएंगे तो क्रिया से ही आ जाएगा वाच्य। क्रिया से क्या निकल के आ जाएगा, वाच्य। तो मेरे बच्चों साधारण रूप से ये कोई गहन हम लोगों ने अपने विषय क्रम का विस्तार नहीं किया है, बिल्कुल ही साधारणतया जो वनडे एग्जाम के हर परीक्षा में, हर लेवल के परीक्षा में जो उपयोगी है और पूछा जाता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारे व्याकरण का अध्ययन है, और अगर ये व्याकरण आपका कंप्लीट हो गया तो मेरा दावा है कि जैसे टेट की परीक्षा में 30 नंबर की हिंदी है, तो 30 नंबर में 28 आपका अपना होगा, ये गारंटी है। यदि आप आरओ की परीक्षा में हैं, आरओ की परीक्षा में 60 नंबर का आता है, तो ये मेरी गारंटी है कि 55 नंबर आपका है, इसे कोई रोक नहीं सकता आपको लेने से। लेखपाल की परीक्षा में आ रहे हो तो यानी यदि आप एक कंप्लीट कर लिया तो इंडिया गवर्नमेंट या यूपी गवर्नमेंट के किसी भी परीक्षा में जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उसमें मिनिमम से मिनिमम 90% से लेकर के 95% हिंदी के सिलेबस में पूछे गए प्रश्नों का मार्क्स आप बहुत ही आराम से ले लोगे। और विशेष करके जो लिपिक वर्ग के परीक्षाएं होती हैं, तो अगर व्याकरण आपको आ गया तो आपकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध, आपकी लेखन परमार्जित होगा, जो आपको नौकरी पाने में तो सुविधा होगी ही होगी, नौकरी के दरमियान भी बहुत बड़ी वो आपको सुविधा देगी ये व्याकरण, और नौकरी के उपरांत भी। तो यार ये एक ऐसा विषय है जो नौकरी पाने में, नौकरी के दरमियान और नौकरी के बाद भी उपयोगी होती है। तो मेरे बच्चों ये हमारा सिलेबस है, और हम लोग इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे, और एक नए सिरे से हम सारे वीडियोस एक एक टॉपिक के बनाना शुरू करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को सुविधाजनक ढंग से विषय की प्राप्ति हो और वो इसे पढ़ सके। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम सिलेबस का, हम जैसे मान लो कि हम भाषा को लेकर के चलते हैं। मेरे बच्चों आज तक जिस भी संस्था में पढ़ाता हूं सब सिविल की हैं, और मैं बताऊं तुम्हें, जब भी मैं किसी बच्चे से प्रश्न किया कि भाषा किसे कहते हैं, तो वो भाषा की परिभाषा की जगह, यानी दो पार्ट होगा ना, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज और यूज ऑफ लैंग्वेज, तो 99% बच्चों ने यूज ऑफ लैंग्वेज बताया कि भाषा भाव की वाहिका है, भाषा संप्रेषण का माध्यम है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये सारा का सारा यार भाषा का उपयोग है, भाषा का डिफिनेशन नहीं, भाषा की परिभाषा नहीं है। तो परिभाषा क्या है, तो जब हम लोग अगली क्लास पढ़ेंगे तो हम भाषा से ही शुरू कर देंगे। ठीक बच्चों, और कोशिश करेंगे कि आपको एक क्वालिटी का, एक स्तर का, एक लेवल का ज्ञान और सहजता के साथ प्राप्त हो, जिससे आपकी परीक्षा में आपको सुविधा मिले और आप सफल हों। इसी के साथ बाबू मैं यहाँ की आज की क्लास विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये सिलेबस और ये वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ इनका समर्थन करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ये आप लोग अवश्य कर दीजिएगा। ठीक बच्चों, ये फ्री ऑफ कास्ट चैनल है, ये कोई इकोनॉमिकल चैनल नहीं है, इससे हमारा कोई व्यापारिक संबंध नहीं है, केवल विशुद्ध रूप से अपने बच्चों के लिए बनाता हूँ। ठीक बच्चों, ओके।